Hi everyone, a very good evening to all of you, and you all are most welcome, guys. Welcome to Literature Lovers with AKS राजवीर. आई होप सो कि आप सभी लोग फिट, फाइन, चुस्त और दुरुस्त होंगे. भाई सर्दियों का मौसम है तो रजाई के भीतर भी तो होंगे, ये भी तो बात सही है. कोई बात नहीं, आप कहीं भी रहें, देश के किसी भी कोने में, आप हमेशा कनेक्टेड हैं अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म लिटरेचर लवर्स के साथ. और दोस्तों, मैं आपसे एक बात और भी बताना चाहूंगा जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी लिटरेचर लवर्स फैमिली में जल्दी ही, बहुत ही जल्दी 100K सब्सक्राइबर होने वाले हैं. 100K मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर्स. और दोस्तों, ये तो आपसे रिक्वेस्ट होगा मेरा कि आप सहयोग कीजिएगा ताकि आप मुझसे कनेक्टेड रहें हमेशा और लर्न करते रहें वंडरफुल प्लेटफॉर्म में. दोस्तों, ये जो क्लास आज हो रही है, इसकी अगला इसका पार्ट यानी 4th पार्ट लिटरेरी टर्म्स का कल अनअकैडमी ऐप पर होगा. और अनअकैडमी ऐप पर होगा जो होगी क्लास. तो अगर आप फ्री क्लासेस वहां पर अनलॉक करना चाहें तो ये वाला कोड अप्लाई कर दीजिएगा. सो देन आप फ्री क्लासेस मेरी इंजॉय कर पाएंगे. बस इस कोड को अप्लाई करना होगा और कुछ नहीं करना, आप फ्री देख सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट. तो कल मैं दोस्तों आपसे मिलूंगा 8:30 पर, कल वाली क्लास में. एवरी डे 8:30, यानी 1 डे ऑन यूट्यूब एंड 1 डे ऑन अनअकैडमी ऐप. डबल ड्यूटी चलती है मेरी. दैट्स व्हाई गाइस. एंड इफ यू आर यूजीसी नेट एस्पिरेंट तो दोस्तों आप हमारे पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर. ये हैं चार्जेस जो दोस्तों आप देख सकते हैं आइकॉनिक और प्लस के. और अगर हैं आप टीजीटी और पीजीटी एस्पिरेंट, ये प्रोसेस है कैसे आप मेरे कोर्स फ्री या पेड ज्वाइन कर सकते हैं. फ्री कोर्सेज भी ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर हैं आप टीजीटी, पीजीटी या एलटी एस्पिरेंट, टीजीटी, पीजीटी या फिर एलटी एस्पिरेंट, तो आपके लिए दोस्तों हमने स्टार्ट किया है नया बैच टीजीटी और पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए. और ये बैच टॉपिक वाइज नोट्स, क्लासेस और डिटेल के साथ अवेलेबल है आप सभी के लिए. ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं. डिटेल क्लासेस आपको टीजीटी, पीजीटी और एलटी सब की मिलेंगी. और हर एक टॉपिक पर जब आप डिटेल वाली क्लासेस कर लेंगे, आपसे कोई गलती नहीं होगी. अब दोस्तों क्लास शुरू करेंगे हम. ये सारी चीजें मैंने पिछली क्लास में कवर कर दी हैं. और टेलीग्राम में दोस्तों ये सारी चीजें जो भी हैं, तो मैंने इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में शेयर कर दिया है गाइज. और अब आज की इस वाली क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या, तो यहां से शुरू करेंगे दोस्तों हम सबसे पहले टर्म के साथ जिसका नाम है एपिथैलामियम. दोस्तों ये वैसे आपने नाम सुना होगा एपिथैलामियम का, है ना. एपिथैलामियम और एपिथैलामियन, ये 2 टाइप के नाम आपको देखने को मिलते हैं. तो आप एक काम करेंगे कि इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है. कभी कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है आपको. क्यों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है? क्योंकि ये एक ही नाम है. इसे एपिथैलामियम बोले या फिर इसे एपिथैलामियन, MION या फिर MIUM, एक ही होता है. दोस्तों इधर साइड अगर आप देखें तो ये एक पिक्चर है, बड़ी जबरदस्त पिक्चर लग रही है ना, ये वाली पिक्चर. और इस पिक्चर में है क्या, एक गर्ल है और उसकी कुछ सहेलियां आपको दिख रही हैं. और अगर आप देखें तो गर्ल के मतलब गालों पे और हाथों पे वो लगी हुई है हल्दी. मतलब ऐसा लग रहा है हल्दी वाली रस्म है. दोस्तों मैं आपको सिंपल बताना चाहूंगा एपिथैलामियन क्या होता है. ये होता है एक ब्राइडल सॉन्ग या मैरिज हिम. मैरिज हिम ऐसे गाइज, MARRIAGENHYMN, हिम मतलब सॉन्ग. ये मैरिज सॉन्ग होता है. और ये मैरिज सॉन्ग पता है कहां से स्टार्ट हुआ? ये मैरिज सॉन्ग स्टार्ट हुआ था स्पेंसर के साथ. किसके साथ? एडमंड स्पेंसर के साथ. एडमंड स्पेंसर ने अपनी वाइफ के लिए लिखा था एपिथैलामियम गाइज, है ना. और एपिथैलामियम का मतलब है मैरिज सॉन्ग.
क्या मतलब है? शादी वाला गीत। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, इनका एक और वर्क है प्रोथलामियम गाइस, है ना। एपिथलामियन एंड प्रोथलामियन मतलब शादी के बाद वाला गाना। सो गाइस यस, ये एडमंड स्पेंसर ने इसकी बिगिनिंग की थी। ठीक है, किसने बिगिनिंग की थी? आंसर है एडमंड स्पेंसर ने। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे और भी मैरिज सॉन्ग हैं, जैसे जॉन डन ने लिखा हुआ है एपिथलामियम, रॉबर्ट हैरिक ने भी लिखा है एपिथलामियम, एंड्रयू मॉवल ने भी लिखा हुआ है, और पीबी शैली, पर्सी शैली गाइस, इन्होंने भी लिखा है फ्रेगमेंट सपोज टू बी एन एपिथलामियम ऑफ फ्रांसिस रेवेलिक एंड सरलॉट कॉर्डे, और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने भी लिखा है। तो दोस्तों काफी सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर फॉर्म के साथ प्रैक्टिकल किया है। इसे ऐसे पढ़ेंगे एपिथलामियम। ओके गाइस, ये देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है और मेरा प्रोनाउंसिएशन है गड़बड़, है ना। बाय द वे आई एम फ्रॉम यूपी, और यूपी की वजह से होने की वजह से मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको मिलता होगा यूपी वाला, है ना। सो डोंट वरी गाइस, अगर प्रोनाउंसिएशन में कहीं कोई गड़बड़ हो सो आप उसे समझ सकते हैं। एपिथलामियम मींस मैरिज हिम और मैरिज सॉन्ग गाइस, जहां पर सेलिब्रेशन मिलेगा आपको मैरिज का। और प्रोथलामियम मतलब समझ लीजिए गाइस आफ्टर मैरिज। ठीक है, आई होप सो कि आप सभी लोग समझ गए होंगे और बहुत ही अच्छे से इस चीज को आपको याद रखने की जरूरत है। और अगर एग्जाम में कुछ पूछा जाता है तो वो भी मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ एडमंड स्पेंसर ये वाला पूछा जाता है। और अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट है तो आपको पीबी शैली का याद रखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए यूजीसी नेट कहीं से कभी भी कुछ भी पूछ सकता है गाइस, व्हाट एवर दे वांट टू आस्क, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना गाइस? यस। और मैंने आपको बता ही दिया, एवरीडे गाइस 8 PM आपको 8:30 बजे 8:30 PM पर आपको क्लास मिलती है मेरी, और वो भी एक दिन यूट्यूब पर, एक दिन अनअकैडमी पर। ठीक है, यस। अब आते हैं दोस्तों हम लोग फ्री वर्स पर। मैंने लिखा यहां पर फ्री वर्स। ये दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है फ्री वर्स, और इसको मैं पढ़ा भी चुका हूं, लेकिन एक बार प्लीज 2 मिनट का समय दीजिए, मैं इसे और थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं। ऑलरेडी मैंने फ्री वर्स पढ़ा दी है, फ्री का मतलब फ्री ही है। इसे दोस्तों एक और नाम दिया जाता है, एंड दैट इज वर्स लिबर गाइस, है ना। फ्री वर्स को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज वर्स लिबर, VERS लिबर गाइस। कई बार आपके एग्जाम में जब पूछी जाती है ये फ्री वर्स, तो फ्री वर्स 2 टाइप से पूछ लिया जाता है गाइस, और हमें हो जाता है कंफ्यूजन। एक बार फ्री वर्स पूछेंगे, फिर दोबारा लिख सकते हैं वर्स लिबर। सो फ्री वर्स या वर्स लिबर में होता क्या है? फ्री का मतलब टोटली फ्री है ना। बस अंतर यह है कि जो वर्स लिबर है ये फ्रेंच वर्ड है, और यही आपको याद रखने की जरूरत है। क्या याद रखना है? यू हैव टू रिमेंबर, वर्स लिबर ये एक फ्रेंच वर्ड है। कौन सा वर्ड है? कमेंट बॉक्स में फ्रेंच वर्ड है, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया है इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस गाइस, है ना। मैंने बताया था, जैसे मैंने आपको बताया ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, अदर लैंग्वेजेस गाइस, जर्मन एंड ऑल, बहुत सारी लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, सो ये आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस, दिस इज द वर्ड फ्रॉम, जैसे आप देखते हैं ना पोटैटो कौन सा वर्ड है ना। कलनरी वर्ड जैसे बीफ, पॉर्क एंड ऑल कहां से आए? यूजीसी नेट एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं ना। यस, सो फ्री वर्स और वर्स लिबर। अब बात आती है दोस्तों कि फ्री वर्स के फादर कौन कहलाते हैं? वो है आपके वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन ने लीव्स ऑफ ग्रास में इसे यूज किया था। किसने? वॉल्ट विटमैन। और कहां पर? लीव्स ऑफ ग्रास में, लीव्स ऑफ ग्रास में। और देखिए यहां पर लिखा हुआ है
Free words is just that lines of poetry that are written without rules, no regular beat and no rhyme. So no need of rhyme, no need of meter. Say no to rhyme, ठीक है, एंड से नो टू मीटर, ना मीटर मिलेगा और ना ही राइम मिलेगी, और उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री वर्स। ऑलरेडी मैंने बिगिनिंग में लिखा था फ्री वर्स, और वर्स लिबर एक ही है, कभी भूलिएगा मत प्लीज, ये आपको याद रखने की जरूरत है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। आइए आगे आते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए पोइट्री में एक फॉर्म होता है गाइस, एंड द फॉर्म ऑफ पोएम दैट इज नोन एज हाइकू। ये गाइस HAIKU, यहां पर मैं कहें तो ये देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है HAIKU। अब इसमें आपके सबसे पहले ये जानिए एग्जाम में क्या आता है। तो एग्जाम में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, फर्स्ट, और मतलब ये समझ लीजिए द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनेगा, व्हाट इज दैट? दैट इज कि ये हाइकू किस लैंग्वेज से है। तो इसका आंसर है गाइज, ये जो है जापानीज लैंग्वेज से है। ये देखिए, सबसे पहले इसे रट जाइए ऑल ऑफ यू गाइज, 1 मिनट के लिए प्लीज। हाँ गाइज ठीक है, आते हैं अब हम लोग, चलिए फटाफट से देखें। ये जापानीज, एक जापानीज फॉर्म ऑफ पोएम है, और इसका जो ओरिजिन है वो जापान से है। ये बात याद रखेंगे, यही सबसे ज्यादा ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, इसमें मिलता क्या है बाय द वे। इसमें ज्यादातर गाइज कितनी लाइंस आपको मिलती हैं हाइकू में? आपको मिलेंगी 3 लाइंस, 1, 2 एंड 3। ये पोएम आप देख सकते हैं। बटरफ्लाइज आर कूल इन द बिग ह्यूज ग्रीन फॉरेस्ट, दे फ्लाई अप सो हाई। तो देखिए 1, 2 एंड 3। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर जो 3 लाइन का हमें आपने बताया था तो वो तो सर टरसेट था। कितने लोग सोच रहे हैं TERCET टरसेट, या फिर TERZANRIMA? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, और जो सोच रहे हैं वो अपनी सोच मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एवरी वन ऑफ यू, जितने लोग ये सोच रहे हैं वो मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए मैंने आपको बताया था टरसेट जब 3 लाइन का स्टेंजा हो। क्या कहा था? यस, स्टेंजा ऑफ 3 लाइन, दैट इज टरसेट। तो यहां पर ऐसे लिखिए 3 लाइन स्टेंजा। ओके, फिर मैंने बताया था आपको कि टेर्जा रिमा क्या होता है। सो टेर्जा रिमा गाइस, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, एंड दैट इज व्हाट। इसमें टेर्जा रिमा में 3 की लाइंस ऐसे आपको मिलेंगी, लेकिन जब कंक्लूडिंग पार्ट आएगा, बाय द वे ये 2 बार मिली ऐसी रिपीटिशन, एंड लास्ट में एक कपलेट आ जाएगा सिर्फ 2 लाइन का। गॉट इट? ये कहलाएगा आपका टेर्जा रिमा। ये स्टेंजाइक पैटर्न है, दिस इज स्टेंजाइक पैटर्न। बट यहां पर मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, दिस इज इंटायर पोयम। ये पूरी पोयम है गाइज, नॉट अ स्टेंजा। ये एक स्टेंजा नहीं है, ये पूरी पोयम खत्म, इतने में ही पूरी पोयम खत्म। सो इसीलिए आप इसे टरसेट या टेर्जा रिमा बोलने की बजाय आप इसे क्या बोलेंगे? हाइकू। बात समझ पा रहे हैं मेरी? यस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और थोड़ा सा ले चलता हूं आगे। इसमें जो सिलेबल का स्ट्रक्चर होता है, सिलेबल, जैसे आप देखते हैं ना, स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड, सिलेबल की काउंटिंग। सो 5 सिलेबल इन फर्स्ट लाइन, 7 सिलेबल इन सेकेंड लाइन, एंड देन वंस मोर 5 सिलेबल इन थर्ड लाइन।
देखिए यहां पर अगर आप देखें तो ऐसे लेंथ थोड़ा थोड़ा मिलती जुलती है फर्स्ट और थर्ड लाइन की, लेकिन सेकेंड लाइन की लेंथ ज्यादा है और यहां पर देखें सिलेबल भी ज्यादा है। बाय द वे इस टाइप के पैटर्न को ये एक जापानीज फॉर्म ऑफ पोएम्स है, बट इस टाइप के पैटर्न को जैसे एजरा पाउंड की एक बहुत ही बढ़िया पोयम है, इन अ स्टेशन ऑफ मेट्रो। कभी आप देखिएगा, इन अ STATION स्टेशन ऑफ मेट्रो, पढ़िएगा गाइस, ये कभी पोयम आप देखिएगा। यस, एमी लॉवेल, वॉलेस स्टीवेंस एंड विलियम कैरलोस विलियम, इन लोगों ने इस पर्टिकुलर पैटर्न को अप्लाई किया है अपनी पोएम्स में। एंड व्हाट आर द मेन सब्जेक्ट, तो यहां पर नेचर, ब्यूटी, पॉइग्नेंट लिरिक मींस सैड थीम के साथ इस टाइप की पोएम्स आपको देखने को मिलेंगी। गॉट इट? So haiku, it's a Japanese form of short poems having 3 lines. Okay, it's Japanese form, so यहां पर Japanese लिख लीजिए, इसमें 3 lines होंगी। एंड यू नो गाइज, इसमें सिलेबल का पैटर्न होता है 5-7-5। ओके, और इसको यूज किया किसने? लाइक एजरा पाउंड, एमी लॉवेल एंड ऑल। और ज्यादातर सब्जेक्ट जो होता है लाइक इंस्पायर्ड बाय नेचर, ब्यूटी, एक्सपीरियंस। यस गाइस, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक ही सांस में इसे पढ़ जाना होता है। बटरफ्लाइज आर कूल इन द बिग ह्यूज ग्रीन फॉरेस्ट, दे फ्लाई अप सो हाई। एक ही सांस में पढ़ने की जरूरत है, इन अ सिंगल ब्रीथ, दैट इज नोन एज हाइकू। ठीक है? यस, आपके एग्जाम में ये भी आता रहता है, ज्यादातर जो आता है मैंने बता दिया है कि ये कौन सी लैंग्वेज से बेसिकली किस टाइप का फॉर्म है। जैसे कुछ फ्रेंच होते हैं, कुछ इंग्लिश होते हैं, कुछ जापानीज हैं। व्हाट इट ना? या दैट इज। नेक्स्ट वन देखेंगे गाइज, एक और मेरे पास बेस्ट एग्जांपल है और ये है लिमरिक का। लिमरिक जिसे आपने पढ़ा था ना, एक 5 लाइन का जो स्टेंजा होता है, तो वो क्या कहलाता है? क्वेंटेन, है ना? मैंने आपको पढ़ाया था 5 लाइन का स्टेंजा क्या कहलाता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में ऑल ऑफ यू। यस, मेरी क्लास का शेड्यूल पता ऐसे चलेगा कि आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है। गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं AKS राजवीर टेलीग्राम और लिटरेचर लवर्स टेलीग्राम, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका मन करे आप अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें, क्योंकि नेक्स्ट डे जैसे मैं क्लास लूंगा तो 8:30 पर मेरी नेक्स्ट डे क्लास अनअकैडमी ऐप पर होगी। तो आपको फ्री अगर अनलॉक करना है तो ये कोड AKS राजवीर। ठीक है? अब दोबारा ना पूछिएगा, बस इतना ही पूछ लीजिए, यही इनफ है। AKS राजवीर ये अप्लाई करके आप वहां पर ज्वाइन कर पाएंगे मेरी लाइव क्लास। ठीक है? चलें, अब आते हैं दोस्तों ये इस पर्टिकुलर पार्ट में। देखिए जो लिमरिक होता है वो 5 लाइन वाली पोयम होती है। देखिए जैसे इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 लाइन्स है। इसमें लिखा है कि ये एक ह्यूमरस पोयम होती है। लिमरिक, अ पोयम ऑफ 5 लाइन्स, ह्यूमरस। देखिए इसमें इसको थोड़ा पढ़ें, क्या ह्यूमर समझ में आता है इसमें। देयर वॉज एन ओल्ड मैन विद अ बियर्ड, एक बूढ़ा आदमी था और उसकी दाढ़ी थी। गॉट इट? There was an old man with a beard who said it is just as I feared. Who said, उस बूढ़े आदमी ने कहा, it is just as I feared, ये वैसा ही हुआ जिसका मुझे डर था। बूढ़े आदमी ने कहा कि एक मतलब बियर्ड वाला एक बूढ़ा आदमी था। देखिए इसकी बियर्ड कितनी बड़ी है। ओके, एंड यस, it is just as I feared, 2 owls and a hen. 2 उल्लुओं ने और एक मुर्गी ने। गाइस देखिए ये उल्लू हैं 2 और एक ये मुर्गी है, hen. 2 owls and a hen, 4 larks and a wren. और 4 lark bird, ये देखिए, and a wren, ये एक बर्ड यहां पर भी है ना। have all built their nest in my beard, मतलब मेरी बियर्ड में ही घोंसला बना लिया। कितना लंबा चौड़ा लग रहा है गाइस, मजेदार नहीं है पोएम? Isn't it humorous? देखिए ये क्या humorous नहीं लगती? Yeah, go through the poem, then you will realize, oh my God, this is humorous one. Yes,
सो लिमरिक एक 5 लाइन की पोयम होगी जो ह्यूमरस होती है, मजेदार वाली टोन में। इस बुड्ढे की तो मतलब इसका तो कल्याण ही हो गया होगा। आपको ये कहूं तो इन शॉर्टकट गाइस, इसकी दाढ़ी में पूरा का पूरा चिड़ियाघर है। इसकी दाढ़ी में पूरा का पूरा चिड़ियाघर है, समझिए, चिड़ियाघर नहीं है चिड़ियाघर। अरे कभी रियलाइज कीजिएगा, 1 4 1 5 5 2 7 और 1 8, 8 बर्ड्स ने इसकी दाढ़ी में अपना घर बना लिया है, पूरा का पूरा चिड़ियाघर। अब देखिए, सो यू नो गाइज, अब इसकी और कुछ टेक्निक है। देखिए और कुछ टेक्निक को समझिएगा प्लीज, मैं यहां पर आपको समझाता हूं। देखिए, द फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ लाइन्स मस्ट हैव 7 to 10 सिलेबल्स। जो इसकी फर्स्ट है, सेकेंड है, और इसके बाद गाइज यू नो सेकेंड एंड फिफ्थ, ये देखिए फिफ्थ लाइन, ये देखिए लेंथ में थोड़ा बड़ी बड़ी सब लग रही है ना, ये देखिए लेंथ में, ये इससे समझ लिया जाता है कि सर लगभग बराबर होगा, है ना गाइज। सो मस्ट हैव 7 to 10 सिलेबल। 7 to 10 सिलेबल होना जरूरी है। 7 to 10 सिलेबल, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 5। अब ये बीच की 2 लाइन्स बची, इनके लिए क्या है देखिए, एंड राइमिंग एंड हैविंग द सेम वर्बल रिदम। देखिए, देयर वॉज एन ओल्ड मैन विद अ बियर्ड हु सेड इट इज जस्ट एज आई फियर्ड। देखिए इसकी राइमिंग ए, इसकी राइमिंग ए, और ये देखिए बियर्ड है तो इसकी भी राइमिंग तो ए ही होगी ना। तो देखिए इसको भी सेम वर्बल रिदम, isn't it guys? सेम वर्बल रिदम कैन बी सीन। अच्छा अब देखिए 2 लाइन्स के बारे में आते हैं। थर्ड एंड फोर्थ लाइन शुड ओनली हैव 5 to 7 सिलेबल। इनमें क्या होना चाहिए, 5 to 7, 5 से 7 सिलेबल होना चाहिए। ये देखिए दोनों लाइन्स, और हेन और रेन, ये देखिए कहेगा कि इनको मस्ट राइम विद ईच अदर। ये देखिए हेन एंड रेन, सो इनकी बी और बी, ये राइमिंग स्कीम होगी। तो इसकी राइमिंग स्कीम ए ए बी बी ए, ये इसकी राइमिंग स्कीम बनेगी गाइस, ठीक। दिस इज वॉट, ये देखिए ये जबरदस्त पोयम है लिमरिक, अ ह्यूमरस वन पोयम, अ ह्यूमरस वन पोयम। इसे कभी कभी नॉनसेंस भी कहा जाता है गाइस, है ना। यस, एंड क्विंटन जो होता है वो 5 लाइन का स्टेंजा होता है। मैंने आपको पढ़ाया था 1 2 3 4 5 लाइन का जब स्टेंजा हो, दैट इज नोन एज क्विंटन। ओके गाइस, yes, but that's not a complete poem. Stanza is the part of poem, an entire poem that is something else. देखिए यही होता है जब आपके एग्जाम में ये वाला ऑप्शन दे दिया जाएगा, क्विंटन वाला, और फिर आपको लिमरिक वाला भी दे दिया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो क्विंटन सेलेक्ट करेंगे, और जिनको ये सब कहानी पता होगी ये सब, सो दे विल सेलेक्ट डेफिनेटली लिमरिक। आई होप सो गाइज यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड हाँ, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया वीडियो को और जितने लोगों ने शेयर नहीं किया, उनका मतलब वो लोग तो मुझे लगता है कि धरती पर सबसे बड़े अवतार वही होंगे। मतलब ये समझिए 248, 250 लोग लगभग वॉच कर रहे हैं लाइव, एंड लाइक ओनली 127। लगता है लाइक देने के बाद भाई साहब पूरी संपत्ति राजवीर सर को मिलेगी। कोई बात नहीं गाइस। अच्छा, मैं लिरिक पढ़ाने के मूड में हूं आपको, लिरिक के बारे में। कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है लिरिक को लेकर के, है ना। और लिरिक को लेकर के इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि समझ नहीं आता व्हाट टू आंसर व्हाट नॉट, क्या आंसर दिया जाए क्या नहीं, है ना। यस, अब देखिए समझते हैं इस लिरिक के पैटर्न को, है ना। बिल्कुल, आइए लिरिक के पैटर्न को फटाफट समझते हैं। देखिए लिरिक एक ऐसी पोयम होती है, कोई भी पोयम, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि यही वाली पोयम, कोई भी पोयम, एनी पोयम गाइस, एनी पोयम जिसको लायर के साथ गाया जा सके। अब ये लायर बोलेंगे, ये क्या है, LYRE, लायर के साथ। लायर क्या है, बस ये समझिए कि किसी भी जिस पोयम को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट,
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जिसे गाया जा सके, दैट इज लिरिक। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या सर ये पोयम लिरिक है? देखिए, जैसे आपकी ओड, बैलेड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग, सोनेट, इनमें से ये सभी पोयम जो भी आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर लिखी हुई, अगर कोई भी पोयम है और उसे अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गा सकते हैं, सो गाइज दैट इज लिरिक, दैट इज लिरिक। बाय द वे गाइज, लिरिक जो होता है तो ये लिरिक मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट होता है, गॉट इट, बट डू नॉट फॉरगेट सम टाइम गाइज जो लिरिक होगा वो नैरेटिव फॉर्म में होगा। गाइज आई एम यूजिंग द वर्ड नैरेटिव। देखिए, नैरेटिव और लॉन्ग नैरेटिव में अंतर है। नैरेटिव एंड लॉन्ग नैरेटिव बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट, दोनों में क्लियर कट अंतर होता है। नैरेटिव, कोई भी ऐसी पोयम जो नैरेट कर रही हो पर्टिकुलर पार्ट को, पर्टिकुलर यू नो गाइज, और क्योंकि जो लिरिक होता है ज्यादातर तो ये कैसा होता है, पर्सनल इन नेचर। इसका जो नेचर ज्यादातर मिलेगा पर्सनल इन नेचर, आपको ये मिलेगा पर्सनल इन नेचर मोस्ट ऑफ द टाइम। आपके एग्जाम में कितनी बार ये पूछा जाता है, कंफ्यूज करके रख देता है, हमें कई बार कंफ्यूज करके रख देता है कि यार क्या करें क्या ना करें। पर्सनल इन नेचर होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ये नैरेटिव होता है, बट लॉन्ग नैरेटिव मुश्किल से, बस होता नहीं है वैसे लॉन्ग नैरेटिव। नैरेटिव कैन बी सीन, लिरिक जो होगा। अब आप कहेंगे लॉन्ग नैरेटिव, लॉन्ग नैरेटिव का मतलब हो जाता है कि उसकी लेंथ काफी बड़ी हो जाए, लेंथ उसकी काफी बड़ी होनी चाहिए गाइस, गॉट इट। उसकी जो लेंथ है वो काफी बड़ी होनी चाहिए, और अगर लेंथ बड़ी नहीं हुई है ना, तो फिर गाइस सॉरी, लेंथ अगर उसकी बड़ी हुई तो मतलब इसका मतलब है कि वो गड़बड़ हो गया कुल मिलाकर के गाइस। अब बहुत सारे, जैसे मैं एग्जांपल दूं, बैलेड, ओड, सोनेट, एलेजी, ड्रामेटिक मोनोलॉग गाइस, यस, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिरिक्स आर देयर गाइस, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिरिक्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिरिक्स आर देयर। इवन मैंने यहां पर एलिजी नहीं लिखा, तो एलिजी भी मैं ऐड कर देता हूं, यस। ये एलिजी भी दोस्तों जो मॉर्निंग टोन में होती है, सो दैट कैन बी ऑल्सो अ लिरिक, वो भी एक लिरिक हो सकता है गाइस, ठीक है, बिल्कुल, वो भी एक लिरिक हो सकता है। कितने लोगों को ये बात क्लियर है और कितने लोगों को बात ये क्रिस्टल क्लियर है गाइस? सर जी सही कहा, मेरा भी नहीं चलता, इट विल बी इपिक देन। अगर वो लॉन्ग नैरेटिव हो जाती ना, सो देन इट विल बी एपिक, मतलब वो एपिक पोयम हो जाती है। और एपिक के बारे में कल मैंने आपको ये बात बताई थी बहुत अच्छे से, कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको यहां पर ओड, बैलेड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, सोनेट और एलिजी की मैंने बात कर दी है ना, जिसमें से मुझे लगता है मैंने ड्रामेटिक मोनोलॉग को डिस्कस किया है या नहीं मुझे याद नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताएं प्लीज। बैलेड और ओड, तो सबसे पहले हम लोग ओड के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, ठीक है। ओड के बारे में हमें थोड़ी सी बात करनी चाहिए, अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट करना हो सो डन कर लीजिए, ओड के बारे में हम बात करेंगे, है ना। चलिए, अब ओड के बारे में जब बात करने ही लगे हैं तो सबसे पहले मुझे इसको थोड़ा सा इरेज कर लेने दीजिए, क्योंकि अदर जैसे न्यू स्टूडेंट अभी अभी ज्वाइन करेंगे, सो व्हाट दे विल थिंक कि अरे यार सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं ना। तो चलिए यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं ओड। अच्छा, ओड क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ओड, तो जब हम ओड का नाम लेते हैं तो हमारे पास एक बड़ा नाम आता है जो है कीट्स का, है ना।
जॉन कीट्स का बहुत अच्छे से नाम आता है। और ओड का नाम आ गया है तो क्योंकि जॉन कीट्स के हम लोग ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न या ओड टू नाइटिंगेल को समझ सकते हैं। तो ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जो ओड होती है गाइज वो कैसी होती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये किसी पर्टिकुलर के बारे में होगी, स्पेसिफिक के बारे में। गॉट इट? स्पेसिफिक। अब आप सोच रहे होंगे सर कि स्पेसिफिक का मतलब क्या है गुरुजी, है ना, स्पेसिफिक का मतलब होता क्या है? तो कोई बात नहीं, स्पेसिफिक का मतलब भी मैं आपको अभी फटाफट बता देता हूं गाइस, है ना। बिल्कुल, ये जो ओड होगी ये किसी को प्रेज करेगी या ग्लोरीफाई करेगी। मैं यहां पर दो वर्ड लिखता हूं, प्रेज, और दूसरा लिख देता हूं ग्लोरीफाई, GLORIFY, ग्लोरीफाई। मैंने दो वर्ड लिखे हैं। अब आप यहां से समझिएगा बहुत अच्छी बात को कि देखिए जैसे ग्रेसियन अर्न है, तो इस ग्रेसियन अर्न में देखते हैं आप, अर्न की तारीफ मिलती, बहुत ज्यादा प्रेज की जाती है अर्न की। दाउ अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। जब आप पोयम पढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है कि अर्न की तारीफ की जा रही है, अर्न में क्या चीजें बनी हैं, कौन सी पेंटिंग बनी है, उसकी तारीफ की जाती है। तो मतलब ये प्रेज करेगी किसकी, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। जैसे अर्न की प्रेज यहां पर हो रही है, अर्न की प्रेज की जा रही है ना। यस, उसमें बनी पेंटिंग, उसकी सारी चीजें, उसकी प्रेज की जा रही है। अच्छा एक और एग्जांपल देखिए, जैसे ओड टू अ नाइटिंगेल। मान लीजिए ये नाइटिंगेल वाली पोयम है, तो नाइटिंगेल वाली पोयम में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो नाइटिंगेल वाली जो पोयम है, नाइटिंगेल वाली जो पोयम है, तो उस पोयम में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रेज। वंस मोर गाइज आप प्रेज देख सकते हैं किसकी, नाइटिंगेल के सॉन्ग की। इसमें नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है उसकी प्रेज की जाती है। तो मतलब अब आप समझ गए होंगे इस बात को कि जो ओड होता है, तो ओड होती है जो, तो ओड में क्या क्या मिलेगा गाइज, क्या क्या मिलेगा ओड में? बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल, कि ओड जो होगी गाइज तो उसमें आपको ग्लोरिफिकेशन या फिर प्रेज किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की मिलेगी गाइज। अब क्योंकि दोस्तों ओड की बात यहां पर आ गई है, तो ओड जो है ज्यादातर 3 टाइप्स ओड के पाए जाते हैं। ओड के जो टाइप हैं वो आपके कौन कौन से हैं? 3। यहां पर लिख देता हूं मैं 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इसमें से दोस्तों ये जो ओड है, ये आपके जो मेजर पोएट थे, जिन लोगों ने इन टाइप्स की ओड्स को कंपोज किया, इस टाइप्स की प्रोज को कंपोज किया, तो देखिए जैसे पिंडारिक, पिंडारिक ओड है ना। एक आपको मिलेगी होरासियन, होरासियन ओड। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में क्या आया था आपके, होरासियन ओड, और फिर आपको मिलेगी इरेगुलर, इरेगुलर ओड, है ना। ये 3 टाइप की मेन आपको ओड के फॉर्म मिलते हैं। 1 2 3, 1 2 3 गाइस, ये 3 टाइप की आपको ओड मिलती है। ये तो आपको क्लियर हो चुका है कि यहां पर ग्लोरिफिकेशन होगा, प्रेज होगी किसी की, यहां पर अर्न की प्रेज है, यहां पर सॉन्ग की प्रेज है नाइटिंगेल की, है ना। फ्लाई विद दी, इस टाइप के कीट्स वर्ड यूज करते हैं। एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है गाइस, जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्मिनोलॉजी बहुत बार यूज की जाती है, तो इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा आप सभी लोग समझ लेंगे ताकि और भी बातें गाइस क्लियर हो जाएं, है ना। तो मैं आपको बता देता हूं गाइस, जो क्लासिक ओड थी, जैसे जो पिंडार और हॉरेस के साथ एसोसिएटेड थी, उसमें 3 टर्म्स हुआ करते थे, 3 टर्म्स,
और इन 3 टर्म्स को मैं एक पार्ट में लिख देता हूं, है ना, एक पार्ट में लिख देता हूं ताकि बहुत क्लियरली आप सभी को समझ में आ जाए, और मैं एक डिफरेंट कलर यूज करूंगा। ये जो 3 आपके पार्ट होते हैं, तो इसमें होते हैं, एक पार्ट है, पहला वाला जो पार्ट है वो है STROPHE, स्ट्रॉफी। दूसरा वाला जो पार्ट आपको मिलेगा उसे बोलते हैं हम लोग एंटी स्ट्रॉफी, और तीसरा वाला जो पार्ट है उसे बोला जाता है इपोड। ठीक, इपोड। क्लासिकल जो ओड मिलेंगी, तो क्लासिकल ओड में ये 3 पार्ट्स हुआ करते थे एक किसी भी ओड के, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और इपोड। मतलब ये समझ लीजिए कि 3 जो स्टेंजा होंगे, तो स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और इपोड के साथ होता क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे स्ट्रॉफी अगर कहा जाए, गॉट इट, यस, तो जो वेरी फर्स्ट पार्ट होता था, वो वेरी फर्स्ट पार्ट, तो उसमें क्या होता था कि मतलब समझ लीजिए 2 कदम जैसे आगे आइए स्ट्रॉफी हो गया, बैक जाइए एंटी स्ट्रॉफी हो गया, अपने इस जगह, जैसे कि कोरस जो होते थे, कोरस का मतलब होता है समूह गान, तो 4-5 लोग जैसे हो जाते थे, तो वो लोग गाते थे जब, तो 2 कदम आगे आए तो ये हो गया स्ट्रॉफी, बैक चले गए तो ये एंटी स्ट्रॉफी हो गया, और फिर अगर अपनी ही जगह पर खड़े होकर के गा रहे हैं, दैट इज इपोड। ये ड्रामेटिक टेक्निक हुआ करती थी कि जो यूज भी की जाती थी गाइज पोएम्स में, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड इपोड। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि ओड टू अ नाइटिंगल, ओड टू अ नाइटिंगल किस टाइप की ओड है, पिंडारिक है, होरेशियन है, या फिर इरेगुलर है। ये पिंडारिक ओड जो थी वो पिंडार ने लिखी थी, एक ग्रीक पोएट थे जिसका नाम था पिंडार। होरेशियन मतलब हॉरेस, जिन्होंने आर्स पोइटिका या आर्ट ऑफ पोइट्री लिखी है। इरेगुलर ओड, इरेगुलर ओड आपके जो इंग्लिश पोएट थे उनके बीच में बहुत फेमस थी। आप में से जो समझदार हैं, जिन लोगों को इन सारी चीजों का थोड़ा बहुत ज्ञान हो, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि जो ये वाली नाइटिंगल है, ओड टू अ नाइटिंगल बाय जॉन कीट्स, ये किस ओड की कैटेगरी में है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग प्लीज बताएंगे मुझे, ठीक है, सभी लोग प्लीज मुझे फटाफट बता देंगे यस। और अगर आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया, मतलब कि आप में समझदारी बहुत है, फटाफट से बताइए, चलिए जल्दी से। इरेगुलर, और यस इरेगुलर, ग्रीक पोएट पिंडार, यस, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एंड यस स्टैंडिंग ऑन देयर ऑन प्लेस, यस गाइस, बिल्कुल यही बात सही है। तो देखिए ये जो नाइटिंगल है ये इरेगुलर ओड की कैटेगरी में आती है, इरेगुलर ओड की कैटेगरी में आती है, ठीक है, इरेगुलर ओड। देखिए जब भी किसी चीज को समझना हो, क्या ओड है, क्या बैलेड है, क्या ये है, क्या वो है, जब भी आपको समझना हो तो ये पैटर्न आपके लिए बहुत जबरदस्त होता है। जैसे आप मान लीजिए आपको बैलेड समझना है तो बैलेड आप समझ सकते हैं। अब बात आती है कि क्या ये जो, जैसे कि आपकी ग्रेसियन अर्न है, तो क्या ग्रेसियन अर्न आपकी ये एक लिरिक है या नहीं, प्लीज। अब मुझे आपसे ये क्वेश्चन का आंसर जानना है, ये लिरिक हो सकती है या नहीं, प्लीज, यस या नो। कमेंट बॉक्स आप सभी का है, आप मुझे बताइए एक बार, आई वॉन्ट टू सी जस्ट कि ये हो सकती है या नहीं, ये लिरिक होगी या नहीं होगी, प्लीज। देखते हैं कितने लोग आंसर कर रहे हैं। इरेगुलर, इरेगुलर, ओड टू ऑटम कैन ऑल्सो बी टेकन एन एग्जाम्पल, या हाँ बिल्कुल किसी भी ओड को आप ले लीजिए, ओड इज ओड, ओड कोई भी हो, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, है ना, एंड ओड टू शाइकी, आप किसी भी ओड का एग्जाम्पल लीजिए। यस, अब आप देखिए, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब आप 100%
कहीं पर भी आप आंसर कराएंगे। अच्छा, लेकिन अभी आपका आंसर पूर्ण नहीं हुआ। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा यहां पर कि जैसे आपने एक बहुत ही अच्छी ओड का नाम बैलेड का नाम सुना होगा, और मैं इस बैलेड के बारे में आपके विचार जानना चाहूंगा। एक बैलेड का नाम आपने सुना होगा और इस बैलेड का नाम है सॉलिटरी रीपर। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यस, सॉलिटरी रीपर, सॉलिटरी रीपर। ये पोयम एक वर्ड्सवर्थ की पोयम है, WW की, और बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये एक बैलेड है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या ये एक लिरिक है, लिरिक या नहीं, ये मतलब मैं जानना चाहता हूं। इसके बाद मैं अगले स्टेप पर यानी कि अगला पढ़ाऊंगा आप सभी को। चलिए जल्दी से, सॉलिटरी रीपर, क्या ये एक लिरिक है या नहीं, प्लीज। यस, देखिए आंसर होगा इसका कि यस, ये एक लिरिक है। और देखिए आप कैसे कॉमन सेंस, आप लोग कौन सा सेंस यूज कर सकते हैं, फिफ्थ सेंस और सिक्स्थ सेंस की जरूरत नहीं है, यूज कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस से क्या मतलब है, आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे कॉमन सेंस। क्योंकि यहां पर जो गर्ल है ना, हाई लैंड लैश, हाईलैंड लैश है, वो सिंगिंग कर रही है। गॉट इट, सिंगिंग। अगर वो सिंगिंग कर रही है तो जब मैंने आपको बताया कि जिस भी पोयम को किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जा सके वो लिरिक है, तो अब आपको कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको स्टिल संदेह है, यू हैव डाउट्स, इट मीन्स यू आर टोटली इन मडल। आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है भाई गलत तो नहीं कह रहा हूं, क्यों, तबस्सुम, कॉमन सेंस, यस कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस यहां पर काम कर जाएगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा दोस्तों जानेंगे बैलेड के बारे में। क्योंकि अब बैलेड की चर्चा हो ही चली है, तो कॉमन सेंस छोड़ करके अब हम लोग बैलेड पर आते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सॉलिटरी रीपर एक बैलेड है ना, और एक और पोयम है जो कीट्स की, वो भी बैलेड है, जिसका नाम है ला बेल डेमसन्स मर्सी। आपकी फेवरेट पोयम है और मेरी भी फेवरेट, किसी दिन मैं समझाने वाला हूं। उसे हम बोलते हैं क्या, ला बेल डेमसन्स मर्सी, ला बेल डेमसन्स मर्सी। अगर स्पेलिंग गड़बड़ लिखी हो ना, तो प्लीज सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि यस बता दीजिएगा कि हां सर गड़बड़ है, ठीक है। ला बेल डेमसन्स मर्सी। देखिए बैलेड जो होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, जो बैलेड होते हैं ना मोस्ट प्रोबेबली, तो वो किसके लिए लिखे जाते हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन सभी से होना चाहिए कि बैलेड लिखे किसके लिए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरा जो आपके लिए आंसर है ना, तो यही मेरा आंसर होगा कि देखिए बैलेड जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं गाथा गीत, गाथा और गीत। अच्छा, ये गाथा गीत आप सोच भी रहे होंगे क्या होता है यार ये गाथा गीत, है ना। आइए समझते हैं इसे। गाथा, जब गांव में अगर आप रहते हैं तो एक बताई जाती कि बस वही पुरानी गाथा लेकर के बैठ जाते, है ना। कहते हैं लोग कि बस वही पुरानी गाथा लेकर के बैठ जाते हो, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि जो बैलेड होता है तो ये गाथा गीत होता है किसी ट्रेडिशनल स्टोरी के बारे में, और इसे सेट किया जाता है
म्यूजिक के साथ। ये जो बैलेड वर्ड आया है ना, एक और वर्ड से आया है जो है बैलर। पहले के टाइम पीरियड में वंडरिंग मिन्स्ट्रल्स हुआ करते थे, वंडरिंग मिन्स्ट्रल्स, है ना। तो वंडरिंग मिन्स्ट्रल से मेरा मतलब है लोग होते थे कुछ, जैसे गांव में जाते थे, इंटरटेनमेंट करते थे, मुलाकात होती थी लोगों से, और वो गाते थे। उस गाने में कोई एक ओल्ड स्टोरी, बहादुरी की, शौर्य की गाथा, या कुछ ऐसी गाथाएं होती थी, कुछ ऐसी उसमें कहानियां होती थी कि जो सुनने पर काफी बेहतर लगे। जैसे अगर आप यूपी से हैं तो आपने लोकल लैंग्वेज में जैसे रामायण महाभारत के छोटे छोटे एपिसोड्स को आपने देखा होगा, लोग उनको गाते हैं, म्यूजिक के साथ सेट करते हैं और सुनाते हैं। वही दोस्तों बैलेड का फॉर्म माने जाते हैं। इन्हें वंडरिंग मिन्स्ट्रल्स गाते थे। वंडरिंग मिन्स्ट्रल्स का एक ट्रूप होता था, ट्रूप मतलब ग्रुप, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वंडर करता रहता था, और वंडर करते करते, है ना गाइज, यस, तो वंडर करते करते वो समझ लीजिए सुनाया करते थे। और एक चीज जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, क्या कमेंट आ रहे हैं, गजब, वाह गाइज, है ना, वाह। सो काफी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं फिलहाल में, है ना, यस। चलिए एक बार समझ लेते हैं कि कुछ और चीजें जो हैं तो वो और भी अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में समझ लेते हैं। बैलेड में आपको मिलता है एक रीफ्रेन, एक मिलता है आपको रीफ्रेन, और जो राइम मिलती है ज्यादातर ट्रेडिशनल राइम जिसे हम बोलेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है ए बी सी, ऐसे ही है कुछ गाइड, ए बी सी। मैं थोड़ा सा देखूं भला, वेट कीजिएगा कि राइमिंग में भूल रहा हूं। यस, ए बी सी बी, यही शायद, यस, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी ही राइम आपको मिलती है। यहां पर एक वर्ड मैंने यूज किया है रीफ्रेन। इस रिफ्रेन को मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, समझ रहे हैं। रीफ्रेन का मतलब मैं प्रैक्टिकल फॉर्मेट से इसे समझा देता हूं। मतलब यह समझ लीजिए कि कुछ लाइंस को उनको एक निश्चित गैप पर क्या करना, उन्हें एक निश्चित गैप पर फिर से रिपीट करना, दैट इज नोन एज रीफ्रेन। एग्जाम में आता है दोस्तों आपकी, बस ऐसा समझिए, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना। तो बस ऐसा समझिए आप कि होता क्या है कि एक निश्चित गैप पर, जैसे 4 लाइंस इस ला बेल डेमसन्स मर्सी में लाइंस मिलती हैं। व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, लोइटरिंग एंड पेलली लोइटरिंग। तो ये आपको ला बेल डेमसन्स मर्सी में मिलती हैं लाइन, एंड दैट आर नोन एज रिफ्रेन। रिपीटिशन, एक सर्टेन गैप के बाद रिपीटिशन गाइज, दैट इज known as, yes, that is known as what, that is known as refrain। उसी को रिफ्रेन बोला जाता है। देखिए, हाँ रियली सर, ऐसे तो कभी समझा ही नहीं, थैंक यू सर। अरे मैं, देखिए वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी क्लासेस के लिए चार्ज करता हूं पेड स्टूडेंट्स, और पेड स्टूडेंट्स मेरे बता सकते हैं कि मैं कितना अच्छे से हर एक टॉपिक को इन डिटेल समझाता हूं, ताकि फ्यूचर में मिस्टेक ना करे मेरे स्टूडेंट, एक मिस्टेक ना कर पाए जल्दी से। अब जब पढ़ने ही वाला नहीं होगा भाई, तो उसका कोई कल्याण नहीं कर सकता। अगर पढ़ने वाला है, मेरे कोर्सेज में है, तो मैं बता दूं आपको कि मैं बहुत अच्छे से वेल ट्रेंड करता हूं। वैसे ही नहीं कहता, ये मेरा दावा लगता है गाइस, है ना, यस।
अरे मेरे फेवरेट सॉन्ग की बात ना कीजिए। मेरे फेवरेट तो मेरे आप भी हैं। सभी लोगों का प्यार, दुलार, आशीर्वाद, बहुत कुछ मिलता है। तो ये रिफ्रेन कहलाता है ना। रिफ्रेन, देखिए मैंने आपको ये जनरल राइम के बारे में बताया, रिफ्रेन के बारे में बताया। ये डिवाइस है गाइस, है ना, ये डिवाइस है। बाकी देखिए अदर भी इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मीटर एंड ऑल। तो मीटर एंड ऑल डिपेंड करता है कि पोएम्स कैसी हैं, ठीक। मीटर्स एंड ऑल उस पर डिपेंड करता है, ठीक। तो ये थी मेरी आज वाली क्लास, जिस क्लास में मैंने जितना प्लान किया था वो मैंने आपके साथ डन डनाडन किया। और अब दोस्तों मेरी अगली क्लास कल होगी अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर। आपको मेरी क्लास अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर ज्वाइन करने के लिए कुछ करना नहीं है, जस्ट हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप वहां पर डायरेक्टली जब आपसे कोड मांगा जाए तो आप कोड फटाफट AKS राजवीर अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही कोड आप AKS राजवीर अप्लाई करेंगे आपको मेरी क्लासेस अनअकैडमी ऐप पर मिल जाएंगी। और अगर आप करते हैं TGT, PGT और LT ग्रेड की प्रिपरेशन, तो मेरे पास है आपके लिए बेस्ट कोर्सेस, जिसमें मैं आपको ट्रेन करूंगा और मैं आपको पढ़ाऊंगा हर एक टॉपिक अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सीधे आप एग्जाम की खोपड़ी में डायरेक्टली कर दें, है ना। ये हुई ना बात। सर बैलेड की राइमिंग स्कीम डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक में AB दी गई है। प्रज्ञा उपाध्याय, एक मिनट रुके आप। मैंने ये कहा कि नॉर्मली होती है, मैंने ये नहीं कहा, हमेशा नहीं कहा मैंने। प्लीज बात याद रखा करें, जब मैं वर्ड यूज करता हूं तो उन वर्ड्स को पकड़ा जाता है हमेशा। देखिए होता क्या है ना कि अगर जो 4 लाइन का स्टेंजा होता है उसकी कई राइमिंग हो सकती है। देखिए एक हो सकती है A B B, हो सकती है ना। दूसरी हो सकती है A B हो सकती है, ये है ना। इसके बाद मैं आपको बता दूं और भी कौन सी हो सकती है। देखिए इसको और एक बार देख लीजिए, AB है ना। अब आप ऐसे इसको समझ लीजिए कि जैसे हो सकता है ABCB, ऐसी भी हो सकती है। तो ये राइमिंग स्कीम का जो पैटर्न है ना वो अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है स्थिति परिस्थिति पर, वहां पर कैसी राइमिंग स्कीम है। अब जैसे रंजीत सिंह सर ने लिख दिया वो, तो उनके जो उन्होंने जिस पैटर्न को एनालाइज किया उसमें ये वाली मिल गई होगी AB वाली, कहीं पर AAB मिलेगी, कहीं पर ABCB मिलेगी। तो ये कई टाइप का पैटर्न हो सकता है, ठीक है। यस, बात याद है। यस आई एम पेड स्टूडेंट, सर इज ऑसम एंड हिज एक्सप्लेनेशन इज एडोरेबल। थैंक यू सुभी शर्मा। यस चलिए गाइस, तो फिर कल मुलाकात होगी ना। मेरा तो गला भी बोलने लगता है यार कि बंद कर अंकित। हाँ ठीक है गाइस, तो फिर आज की क्लास के लिए मेरी तरफ से इतना ही, और आपसे फिर से मिलूंगा। और हाँ, अगर आप TGT PGT एस्पिरेंट हैं तो मैंने आपको एक बात बताई है, आप भूलिएगा मत। 9125090515 91,250, और एक है ये 7080825282। ये हमारा नंबर है, 2 हमारे नंबर हैं। इनमें से किसी पर भी आप अगर कोर्सेस चाहिए हो पेड वाले तो आप संपर्क कर सकते हैं, आपका वेलकम है, ठीक है। बाकी सभी लोग प्यार बनाए रहें, और 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी होंगे और होगी अपनी ग्रैंड पार्टी। यस गाइस, हम लोग ग्रैंड पार्टी मनाएंगे, या गाइस, है ना। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि मतलब बहुत अच्छे से मजा आ जाए, और आप सभी लोगों का अगर आशीर्वाद रहा तो जरूर ग्रैंड पार्टी सबके लिए होगी, वर्चुअल पार्टी होगी। बिल्कुल, जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे उस दिन वर्चुअल पार्टी होगी, यहां से डायरेक्टली लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब चैनल, है ना। सो वेटिंग फॉर द डे कि आप सभी का वो प्यार और थैंक यू सो मच गाइज, मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छा करेंगे और भगवान आपके साथ हमेशा है, ठीक है गाइज। चलिए मैं अब इस क्लास